इस लेक्चर में FAR 2 ऑटम 14 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है अल्फा लिमिटेड का। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसमें हमने प्रिपेयर करना था कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कॉन्सेप्ट्स को सारे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अभी हमने क्या है, इस लेक्चर का एजेंडा ये है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने जो रेलिवेंट इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और हमने टाइम मैनेज सीखनी है कि पेपर में कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 14 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। The following summarized statement of financial position pertains to Alpha Limited and its subsidiary Delta Limited DL as at 30 June 14। तो Alpha Limited पेरेंट हो गया और DL जो है वो डेल्टा लिमिटेड पेरेंट की सब्सिडियरी हो गई। तो कुछ हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स बताए हुए हैं। उसके बाद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में बताया है पॉइंट 1 में, AL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन DL ऑन 1 जुलाई 13। तो 1 जुलाई 13 से लेके 30 जून 14 मतलब 1 ईयर गुजर चुका है, और एक साल बाद जो है हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो बताया कि व्हेन रिटेन अर्निंग, मतलब जब हमने एक्वायर्ड की थी 1 जुलाई 13 पे, उसकी रिटेन अर्निंग बताई हुई कितनी है? सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग बताई हुई है 140 मिलियन की है। और बताया कि एंड द फेयर वैल्यू ऑफ DL नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। तो बाकी जो मतलब जो है हम एडजस्टमेंट करते थे फेयर वैल्यूज की, तो इस क्वेश्चन इजी करके दिया हुआ है। उसमें बताया कि फेयर वैल्यू जो थी वो ऑलरेडी बताई है कि वो इक्वल है कैरिंग वैल्यू के। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको एक्वायर करेंगे तो हमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि जितने हम पैसे पे कर रहे हैं वो उसकी कैरिंग जो फेयर वैल्यू के जो पैसे पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू उसके बराबर है। पॉइंट 2 में बताया बोथ द कंपनीज डेप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन 30 जून 14। AL सोल्ड सर्टेन इक्विपमेंट्स टू DL एज डिटेल्ड बिलो। तो इसको फिर हम देखेंगे कि इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट किस तरह से हमने सॉल्व करनी है। थर्ड पॉइंट में बताया कि इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस एट मार्कअप ऑफ 20%। तो एक हमें इंटर कंपनी सेल्स बताई गई है, तो उसको भी देख लेंगे। फिर बताया लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू DL ऑन 1 जुलाई 13। एक हमने लॉन्ग टर्म लोन जो था वो पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया है 1 जुलाई 13 को। इट इज पेएबल आफ्टर 5 years and carries interest of 12% per annum, payable on 30th June and 31st December। उसके बाद बता रहे हैं पॉइंट 5 में AL वैल्यूज NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू। तो इससे हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ कि इस पॉइंट से पता चला कि फेयर गुडविल जो है वो फुल गुडविल को हमने लेके चलना है, क्योंकि NCI जो है उसको फेयर वैल्यू पे रखते हैं जो कि है उसकी 80 मिलियन। तो अब जो है एक एक आइटम, अब हमने क्वेश्चन में सॉल्व किस तरीके से करना है, हमने कोई भी आइटम को ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमने रीड किया यहाँ से PP 460 है। तो अब ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जिस जगह रेलिवेंट जगह जाने ना उसको हम लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताया हुआ है 460 मिलियन और 200 मिलियन। अब यहाँ पे हमने गए पेरेंट में, हमने लिखा एसेट्स में हमने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे हमें कितना बताया? 460 मिलियन और 200 मिलियन। 460 मिलियन ऐड कर दिया 200 मिलियन। अब इसमें जो भी एडजस्टमेंट आएगी ना उसको ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, और फिर फाइनल अमाउंट जो होगी उसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट है 340 मिलियन की। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कंसिडरेशन हमें बताई गई है 340 मिलियन की। तो हमने ये अभी क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि वैसे क्या होता है कि फुल गुडविल भी हो सकती है, पार्शियल गुडविल भी हो सकती है। तो जब NCI को फेयर वैल्यू पे रखते हैं कि फिर NCI को जब फेयर वैल्यू पे रखते हैं तो फुल गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका मतलब अभी हमने ये पार्शियल गुडविल जो है इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट नहीं है, फुल गुडविल से हमने लेके चलना है। अभी पेरेंट ने पैसे पे कितने किया, मतलब कंसिडरेशन पे कितनी की है वो हमें बताई हुई थी 340 मिलियन की। ये हमने ले लिया था 460 और 200। अब इन्वेस्टमेंट बताई हुई है 340 मिलियन की, तो कंसिडरेशन आ गई 340 मिलियन। उसके बाद बताया लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू DL। ये एसेट साइड बताएंगे सारी हमें। तो मतलब ये नॉन करंट जो है हमें एसेट्स बताए हुए हैं वो कितने हैं? 30 मिलियन के। 30 मिलियन के यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, वो कितने बताए हुए हैं? 30 मिलियन के।
उसके बाद हमें बताया कि करंट एसेट बताए हुए हैं 595 और 400 के। तो लॉन्ग टर्म लोन, करंट एसेट्स बताए हुए हैं 595 और 400। उसके बाद हमें बताया है कि हमने पॉइंट देख लिया। उसके बाद बताया शेयर कैपिटल बताया हुआ है 600 का पेरेंट का, और रिटेन अर्निंग बताई गई है 325 पेरेंट की। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि अल्फा जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो उसमें शेयर कैपिटल जो है सिर्फ पेरेंट एंटिटी का आता है, सब्सिडरी का नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इसलिए उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट एंटिटी का कितना है, शेयर कैपिटल बताया हुआ 600 का, तो डायरेक्ट ले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया हुआ रिटेन एंडिंग पेरेंट का बताई हुई है 325 मिलियन। तो ग्रुप रिजल्ट में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि रिटेन एंडिंग ऑफ पेरेंट एंटिटी आता है जो कि है 325। इस तरीके से हमने रेलिवेंट जगहों पर सारी अमाउंट्स ले जाए। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि शेयर कैपिटल बताया है सब्सिडरी का 250 मिलियन और रिटेन एंडिंग सब्सिडरी 200 मिलियन। तो ये हमने यहाँ पर बनाया था शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 250 और 200, 250 और 200 रिटेन एंडिंग बताया हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी हमने देख लिया। उसके बाद बताया लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने की है, 200 मिलियन और 72 मिलियन की। यहाँ लिख लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने कितने की है, 200 और 72। उसके बाद क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज बताएंगे 300 और 78। करंट लाइबिलिटीज 300 और 78। उसके बाद तो ये पॉइंट भी हमने ले लिया कि टोटल वाली तो वैसे ही कहीं पर नहीं जाती। तो इसमें हमने क्या किया कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो जो रेलिवेंट डेटा था उसको हम अपने फॉर्मेट में ले गए। अब अदर एलिमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट एल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन डीएल ऑन 1 जुलाई 13 व्हेन रिटेन अर्निंग ऑफ डीएल वर 140 मिलियन। तो एक्विजिशन डेट पे जो रिटेन अर्निंग थी वो 140 मिलियन की दी हुई थी, और शेयर कैपिटल में जब तक कोई चेंज ना बताया जाए तो वो सेम ही रहता है। तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद बता रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ रियल नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। मतलब यहाँ जो हम ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते थे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाते थे, तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी जो है कैरिंग वैल्यू जो है वो बराबर है फेयर वैल्यू से। तो ये सारे जो आइटम्स थे इसका हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, इससे लिखा हुआ इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग में इजी आए कि क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में नहीं था डेटा गिवन, छोड़ दिया। फिर उसके बाद बताया हुआ है वो ये पॉइंट वन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द कंपनीज डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ऑन एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन 30 जून 14, मतलब ईयर एंड पर एल सोल्ड सर्टेन इक्विपमेंट्स टू डीएल एस डिटेल बिलो। तो कॉस्ट बताई गई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई गई है, और सेल प्रोसीड्स बताई गई है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वर्किंग करते हैं कि डिस्पोजल प्रोसीड मतलब, तो ये हमें सेल प्रोसीड्स बताई गई हैं कि जो जब हमने बेचा तो उसको बेच के इतनी अमाउंट हमें मिली। इसमें से अगर हम बुक वैल्यू को माइनस करते हैं, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट को, तो हमें पता चल जाता है गेन आया या लॉस आया। तो अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कॉस्ट बताई गई है 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई गई है 30। तो बुक वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू आ गई। इसको डिस्पोजल प्रोसीड से अगर माइनस करें, मतलब तो वो 10 की बुक वैल्यू हमारे पास आई, और फिर हमें सेल प्रोसीड्स बताया हुआ है डिस्पोजल प्रोसीड जो कि होते हैं 25 के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि गेन आया या लॉस, तो हमें 15 का गेन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास गेन आ रहा है। अब इशू क्या है, इशू ये है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम आपस का जो है गेन नहीं दिखा सकते।
तो ये आपस का गेन खत्म कैसे होगा? या तो ये एसेट जो है हमने किसको सेल किया है, एएल ने सोल्ड किया डीएल को, मतलब पेरेंट ने सोल्ड किया है सब्सिडरी को। अब मसला तब तक ये रहेगा जब तक ये गेन हमारे पास है। अब गेन ये कैसे कवर हो सकता है? या तो डीएल सब्सिडरी जो है वो ग्रुप से बाहर इस एसेट को बेच दे, ठीक है, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, गेन खत्म हो जाएगा सारा। दूसरा ये गेन कैसे रिकवर हो सकता है? या तो ये डीएल जो है इसको डेप्रिशिएट कर करके इसको खत्म कर दे, तब भी ये गेन हमारा तब भी ये इशू जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है कि पेरेंट ने बेचा है सब्सिडरी को, तो यहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन पीपी इफ पेरेंट इज सेलर। यहाँ पे भी पेरेंट सेलर था, तो मसला क्या है? गेन का मसला है। तो गेन ऑन डिस्पोजल में से माइनस कर देंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसका हो चुका है वो, ठीक है, वो माइनस कर देंगे, और गेन ऑन डिस्पोजल में से, तो कैसे करना है इसको? गेन ऑन डिस्पोजल था 15 मिलियन का, ठीक है, उसके ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो अभी सब्सिडरी ने कोई चार्ज ही नहीं किया, क्योंकि ये ईयर एंड पे हमने बेचा है, 30 जून पे हमने इसको सेल किया है, तो डेप्रिसिएशन तो इसके ऊपर अभी कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो इस पूरे 15 का ही इशू है हमारे पास। तो इस 15 को माइनस में लिख लेते हैं, क्योंकि इसको पेरेंट ने रिटेन एंडिंग में से अपनी निकाला। ये 15 का गेन जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक इशू आ रहा था, क्योंकि गेन जो है आपस का गेन जो है वो ग्रुप में एक आ रहा था। तो ये गेन कैसे हल हो सकता है? या तो सब्सिडी जो है इसको उठा के बाहर ग्रुप से बाहर भेज दे, तब मसला रिजोल्व हो जाएगा, या सब्सिडी जो है इसको इतना पूरा डेप्रिशिएट कर दे कि ये गेन खत्म हो जाए, तो तब भी मसला रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन ईयर एंड पे हमने इसको बेचा है, तो जो सारा का सारा गेन था वो अभी डेप्रिशिएट नहीं हो पाया, तो इसलिए पूरे का पूरा गेन का इशू था, उसको हमने माइनस कर दिया। रिटेन एंडिंग ऑफ पेरेंट से क्यों माइनस किया? ग्रुप रिजल्ट्स ऑफ पेरेंट से क्यों माइनस किया? क्योंकि ये पेरेंट यहाँ पे सेलर है, अगर सब्सिडरी सेलर होता तो उसको नेट एसेट्स में ले जाते हैं, लेकिन अभी पेरेंट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो ये पॉइंट भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो मार्कअप ऑफ 20% को पहले एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे। सेल्स में से सेल्स बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, ये हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हमें बताया हुआ है कि मार्कअप मतलब जो है वो 20% है, और मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो जब मार्कअप कॉस्ट पे लगता है तो इसका मतलब कॉस्ट 100 हो गई, ठीक है, और प्रॉफिट कितना बताया हुआ है? 20% का। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? सेल्स किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, तो 100 + 20 कितनी की हो गई? 120। तो इस तरीके से पेपर में इसको हमने बना लेना है। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था। अब बता रहे हैं रेलिवेंट डेटा आर इज अंडर एएल इन्वेंट्री इंक्लूड। एएल की इन्वेंट्री मतलब पेरेंट की इन्वेंट्री में इंक्लूड है गुड्स परचेज फ्रॉम डीएल, मतलब यहाँ पे डीएल जो हमारा सब्सिडरी है वो सेलर है, तो नेट एसेट्स में जाके इसके एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। 27 मिलियन की ये सेल्स प्राइस हमें दी हुई है, ठीक है। तो सब्सिडरी की एक सेल प्राइस 27 मिलियन की दी हुई है, उसको जाके एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, ठीक है, इफ सब्सिडरी सेलर। तो कैसे इसको हमने देखना है कि टोटल प्रॉफिट, जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका इशू है हमें, उसको मल्टी टोटल प्रॉफिट का इशू नहीं है, उस टोटल प्रॉफिट में जितना अनसोल्ड इन्वेंट्री है ना उसका इशू है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा? सेल्स थी हमारे पास 27 मिलियन की, सेल्स थी 27 मिलियन की। अब सेल्स को डिवाइड अगर मैं कराऊं 120 से, ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई कराऊं, हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट 20 से। डिवाइड क्यों कराया 120 से? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भी पहले एक हमने अंडरस्टैंड किया था कि जैसे होता था गिवन अमाउंट को डिवाइड कराने गिवन अमाउंट परसेंटेज से, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करा देना। तो सेल्स को डिवाइड कराया सेल्स के अमाउंट के परसेंटेज से, जो कि थी 120, और चाहिए क्या? 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, टोटल प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो ये सारी की सारी अनसोल्ड है, इसमें हमें बताया नहीं है कि कितनी मतलब हमें एक परसेंटेज नहीं बताएगी, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री है। तो इसको हम नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। तो 4.5 माइनस में आ गया। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ कि कैसे आया। कितनी कितनी अमाउंट? 27 मिलियन की अमाउंट थी,
ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कराया क्योंकि ये सेल प्राइस थी, तो सेल प्राइस की परसेंटेज से 120 से, तो चाहिए क्या मुझे प्रॉफिट, तो 20 से मल्टीप्लाई करा दिया प्रॉफिट के अमाउंट से। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये अमाउंट किस चीज की, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री की है। अगर सब्सिडरी सेलर है तो सब्सिडरी सेलर था, इसलिए हम इसको नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में लेंगे। जो सब्सिडरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी उसको नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में लेके जाएंगे, और जो पेरेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको ग्रुप रिजर्व्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है, डीएल इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एएल। अब यहाँ पे पेरेंट जो है वो सेलर है, 24 मिलियन की गुड्स थी। ठीक है, 24 मिलियन की गुड्स थी, यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। पेरेंट सेलर है, 24 मिलियन की गुड्स थी। इसको, ये जो अमाउंट है ये सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे जो कि है 120। अब चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे 4 का हमारे पास क्या आ गया, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे आया ये, हमारे पास 24 मिलियन की अमाउंट थी, इसको हमने डिवाइड कराया 120 से, मल्टीप्लाई कराया प्रॉफिट से जो कि हमें चाहिए। तो यह है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री इफ पेरेंट इज सेलर। उसके बाद हमें बताया हुआ है रिसीवेबल फ्रॉम डीएल ऑन 30 जून 14 एज पर एएल बुक, कितना बताया हुआ है, 19 मिलियन का। एक रिसीवेबल आ रहा है डीएल से, सब्सिडरी से, पेरेंट की बुक में कितना, 19 मिलियन का। तो 19 मिलियन का आपस का रिसीवेबल पेएबल हमने हटाने हैं, तो 19 मिलियन का रिसीवेबल हटा देंगे जाके। तो रिसीवेबल का अलग से कॉलम नहीं है, तो करंट एसेट्स में से ही हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ पे 19 मिलियन। फिर उसके बाद हमें बताया है कि पेएल टू एएल, पेएबल टू एएल मतलब पेएबल है पेरेंट को ऑन 30 जून 14 पे एज पर डीएल बुक के हिसाब से 19 मिलियन का। तो जैसे हमने रिसीवेबल हटा दिया, इसी तरीके से पेएबल भी हटा देंगे, माइनस 19 कर देंगे। तो हमने ये क्या किया, एडजस्टमेंट दिखाई कि आपस का रिसीवेबल पेएबल हमने हटा दिया। तो ये दोनों अमाउंट्स भी हमने देखे। तो 0.3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बता रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू डीएल। एक लॉन्ग टर्म लोन था जो कि हमने डीएल को दिया था, ये ऊपर हमें दिख भी रहा है, लॉन्ग टर्म लोन जो था वो डीएल को दिया है 30 मिलियन का। फिर उसके बाद बता रहे हैं इट इज पेबल आफ्टर 5 years एंड कैरीज इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। ये इसको हमने अंडरस्टैंड किया था, तो सिर्फ हमने इसका क्या हटाना है, जो लॉन्ग टर्म लोन दिया है 30 मिलियन का ना, तो रिसीवेबल पेबल हटाने, तो 30 मिलियन रिसीवेबल से भी हट जाएंगे और पेबल से भी हट जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन 30 मिलियन यहाँ से भी हट जाएगा, क्योंकि ये आपस का रिसीवेबल था, और 30 मिलियन को हम यहाँ से भी हटा देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग से, -30। उसके बाद हमें बता रहे हैं AL values NCI at the acquisition date at its fair value which was rupees 80 मिलियन का। तो 80 मिलियन की NCI की फेयर वैल्यू दी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी बताएंगे, 80 मिलियन की। और इसको NCI की वर्किंग में ले जाते हैं। हमने टेस्ट सेंड किया था, शेयर ऑफ नेट एसेट्स लेके जाने एट एक्विजिशन डेट पे, अगर पार्शियल गुडविल हो, अगर फुल गुडविल हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ए फुल गुडविल। तो ये हमने क्वेश्चन में गिवन थी 80 मिलियन की, इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम इसको फॉर्मेट में ले गए हैं, अब बस हमने इसको सॉल्व करना है। तो जो जो डेटा गिवन था क्वेश्चन में उसको हमने लिख लिया, जो नहीं है गिवन बस उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं। ये नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट का टोटल आ गया। अब नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग डेट का टोटल कर लेते हैं। तो 446 ये टोटल आ गया। अब इसको पोस्ट एक्विजिशन डेट कैसे, पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, रिपोर्टिंग डेट वाले में से एक्विजिशन डेट वाले को माइनस करेंगे, तो 55.5 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब उसके बाद पेरेंट का कितना मतलब परसेंटेज है उसको फाइंड करने के लिए हमें बताए हुए थे 2 मिलियन शेयर्स हैं। ठीक है, पेरेंट के हमें बताए हुए थे, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की है 2 मिलियन शेयर्स में, और टोटल सब्सिडरी के शेयर कितने थे, 250 मिलियन के। तो अगर मैं पेरेंट की यहाँ पे होल्डिंग फाइंड करूँ,
पेरेंट और एनसीआई दो चीजें हैं ना हमारे पास। तो 2 मिलियन शेयर्स है, ठीक है। और टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के? ये 250 मिलियन शेयर्स हैं, ये रुपीज हैं इसको, और हर एक शेयर 100 का है, तो 100 से डिवाइड कराया तो कितना आ गया? यहाँ पे अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ, 250 मिलियन टोटल शेयर्स थे, इसको मैंने 100 से डिवाइड कराया तो मेरे पास ये शेयर्स आ गए, सब्सिडरी के शेयर्स आ गए टोटल। ये फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। अब पेरेंट का इसमें से कितना है? 2 मिलियन शेयर्स को डिवाइड कराऊं अगर मैं सब्सिडरी के शेयर्स से, तो 80% मतलब क्या है कि पेरेंट की होल्डिंग है, तो 20% रिमेनिंग जो होगी वो एनसीआई। अब हम गुडविल की वर्किंग में आ गए। कंसिडरेशन बताई हुई थी क्वेश्चन में, बहुत ने लिख ली। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई बताई हुई थी क्वेश्चन में, बहुत ने लिख ली। तो टोटल अब फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी, जो कि है 420 मिलियन। अब फुल गुडविल है, तो दोनों की जब हमने कंसिडरेशन रखी है तो उसमें से नेट एसेट्स भी दोनों के माइनस करेंगे। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन माइनस करेंगे, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने बताए हुए हैं? 390 मिलियन। इसको माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस गुडविल आ गई, और यहाँ पे इम्पेयरमेंट वगैरह का कोई नहीं था पॉइंट, तो यही ग्रॉस गुडविल जो है नेट गुडविल भी हो गई। वैसे क्या होता है कि ग्रॉस गुडविल में से इम्पेयरमेंट अगर होती है तो उसको माइनस करते हैं, तो नेट गुडविल आती है। अब गुडविल हमने फाइंड कर ली, तो इसको ले जाते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया गुडविल, और वो कितने की थी? 30 की थी। उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? एनसीआई की वर्किंग में आता है। एनसीआई का हमने फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट पर दी हुई थी 80 को लिखी। अब इसमें हमने लेके जाना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने फाइंड किया, लेकिन ये पूरा एनसीआई को नहीं जाएगा, इसका 20% एनसीआई को जाएगा, 80% जो है वो पेरेंट को जाएगा, तो इसको ले जाते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% जो है वो एनसीआई को चला गया। सिमिलरली यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% जो है वो पेरेंट को चले जाएगा। अब यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट वगैरह नहीं दी हुई थी, तो बस इन्हीं का टोटल हो जाएगा 91 मिलियन। हमारे पास क्या आ गया? एनसीआई। एनसीआई का टोटल ले जाते हैं, बैलेंस शीट में कितना आ गया? 91 मिलियन। फिर उसके बाद यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट नहीं दी थी, ग्रुप रिजर्व्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री बताया हुआ था, उसको माइनस कर दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन पीपी बताया हुआ था, उसको माइनस कर दिया। कोई एरर वगैरह क्वेश्चन में नहीं था, तो इन सबका टोटल कर लेते हैं। तो 350 मिलियन जो है ग्रुप रिजर्व्स का टोटल आया, इसको ले जाते हैं बैलेंस शीट में। कितना आ गया? 350 मिलियन। अब अब जो और एलिमेंट इंफॉर्मेशन दी है उसको देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि करंट एसेट में इन्वेंट्री को भी अब हम लेके जाते हैं, क्योंकि 4.5 मिलियन की इन्वेंट्री यहाँ से माइनस हुई है, तो टोटल 4.5 मिलियन की इन्वेंट्री यहाँ से माइनस हुई है। और एक और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री थी 4 मिलियन की, इसको भी माइनस कर देंगे 4 मिलियन की। तो यहाँ पे हमारे पास ये इन्वेंट्री का टोटल हो गया। उसके बाद हमें एक पीपी का पॉइंट बताया हुआ था कि 15 मिलियन का पीपी माइनस करना है, तो यहाँ से 15 मिलियन का एक पीपी माइनस हो जाएगा टोटल में से। उसके बाद जो थी हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले गए हैं, अब इनका टोटल करते हैं। पीपी का टोटल करते हैं, तो 460 मिलियन प्लस 200 मिलियन माइनस 15 मिलियन, 645 मिलियन पीपी का टोटल आ गया। गुडविल आ गई 30 की। लॉन्ग टर्म लोन जो था वो जीरो हो गया, क्योंकि 30 - 30 जीरो हो गया। और इसका टोटल करते हैं तो 967.5 इसका टोटल हो गया। अब इन सब का एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। 1642.5 ये एसेट्स का टोटल हो गया। अब इक्विटी साइड का टोटल करते हैं। यहाँ पे 300 प्लस 78 माइनस 19, और
200 प्लस 72 माइनस 30 242, इन सब का टोटल करते हैं। तो इक्विटी साइड का टोटल आ गया 1642.5। तो ये हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो गया अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या अंडरस्टैंड किया, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और फेयर वैल्यू बताया हुआ था कि वो ऑलरेडी बराबर है कैरिंग वैल्यूज के, कैरिंग वैल्यू बराबर है फेयर वैल्यूज के। तो कुछ एडजस्टमेंट एक हमें बताई हुई थी अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री की, क्योंकि ये यहाँ पे सब्सिडरी सेलर था उसको हमने हटा दिया, और यहाँ पे पेरेंट सेलर था तो यहाँ से ग्रुप रिजर्व से हटा दिया। सिमिलरली अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन पीपी जिसमें पेरेंट सेलर था वो भी हमने इसको हटा दिया। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि फुल गुडविल है पार्शियल गुडविल है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई बताई हुई थी 80 मिलियन की, तो इसका मतलब है फुल गुडविल है, फुल गुडविल को सॉल्व कर लिया। सिमिलरली ये 80 मिलियन जो था एनसीआई में भी ले गए और उसके अंदर हमने लाके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करा दिया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे आया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो टोटल था उसका हमने 20% जो था वो एनसीआई को दिया हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि वो नेक्स्ट वीडियोस पर अपलोड हो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।